हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 पे आइए, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 9। क्या दे रखा है? नथु स्वीट सप्लाई ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बेकर। समझ ना, ये बिस्किट विस्किट और जो तुम लोग ब्रिटानिया के जो केक लेके आते हो उस टाइप के केक सप्लाई करते हैं ये लोग। आगे, वन ऑफ देयर पॉपुलर प्रोडक्ट इज केक डेकोरेशन। इनका एक पॉपुलर जो प्रोडक्ट है ना वो कौन सा है? कोई केक आता होगा छोटा मोटा। ये बोलता है कि जो केक आता है ना उसमें 12 पीस होते हैं। एक पैकेट केक में 12 पीसेस होते हैं और उस पैकेट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 20 रुपीज पर पैकेट। मतलब कि एक पैकेट जिसमें 12 पीस है, 12 पीस के पैकेट को पैकेट के हिसाब से ये कितने बेचते हैं? 20 रुपीज पर पैकेट में बेच देते हैं। अच्छी बात है। आगे, डिमांड फॉर केक डेकोरेशन इज कांस्टेंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट रेट ऑफ 2000 पैकेट पर मंथ। बताइए एनुअल डिमांड कितनी हो गई? 2000। याद है क्या? क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मूला क्या होता है ईओक्यू का? ए का मतलब क्या था? एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी? रॉ मटेरियल की। अब मुझे बताओ, ये तो केक डेकोरेशन बेचता है ना, तो जो केक डेकोरेशन की जो डिमांड दे रखी है कितनी है? 2000 पर मंथ। साल की होगी 24,000। ये रॉ मटेरियल की डिमांड है, ये तो फिनिश गुड्स की डिमांड है। जो ये लोग केक डेकोरेशन बेचते हैं ना, ये केक डेकोरेशन तो इनका फिनिश गुड्स है। 2000 पैकेट पर मंथ की जो डिमांड है ना, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं तो 24,000 की जो डिमांड है ये तो फिनिश गुड्स की है। मैं लाल रॉ मटेरियल की डिमांड ढूंढनी है हमें। आगे बढ़े, क्या दे रखा है? रॉ मटेरियल की डिमांड कितनी है? ईच पैकेट कोस्ट नथु स्वीट ₹10 फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। मतलब क्या हो गया? नथु स्वीट रिटेलर है, यही खरीदा और यही बेचा। मतलब कि यही इसी के लिए फिनिश गुड्स है और यही इसी के लिए रॉ मटेरियल है। क्योंकि इसी चीज को खरीद के इसी चीज को क्या करें? मार्केट में वापस बेच रहे हैं। 10 में खरीदते हैं और 20 में बेच देते हैं। तो यही हमारे लिए रॉ मटेरियल है, यही हमारे लिए क्या है? फिनिश गुड्स है। तो 2000 पैकेट की जो डिमांड है, मतलब 2000 पैकेट मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000 बेचने हैं, तो इसका मतलब 24,000 खरीदने हैं। आगे, हम एक पैकेट कितने में खरीदते हैं? 10 रुपए में। तो हमारी जो प्राइस हो गई ना वो कितनी हो गई? 10। तो डिमांड तो हो गई हमारी कितनी? 24,000। ऑर्डर कॉस्ट क्या दे रखा है बच्चों? ऑर्डर कॉस्ट दे रखा है कितना? 1.2। और होल्डिंग कॉस्ट 10% किसका होता है मेलाल? परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस कितनी है भाई? 10। तो 1 रुपये का हो गया तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट। निकालो ईओक्यू कितना निकल के आता है? 2 × 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइड बाय कितना है? 240। मतलब कि एक बार में कितने पीस खरीदेंगे? 240 पीस खरीदेंगे। टुकड़ों में मंगाते रहेंगे क्योंकि ऑर्डर कॉस्ट हमारी क्या है? बहुत कम है। तो ऑर्डर कॉस्ट जब कम है तो हम क्या करेंगे? स्मॉल क्वांटिटी में मंगवा लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाने से आपकी स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। आगे, क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है भैया? ईओक्यू निकालो। निकाल दिया। इसकी ये ए रिक्वायरमेंट का फर्स्ट पार्ट है। ए रिक्वायरमेंट का सेकंड पार्ट बच्चों क्या दे रखा है? टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। मतलब सम निकालना है, सम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। तो √2AO मल्टीप्लाई बाय C करना कितना आएगा? अच्छा सर, सेम होता है हमेशा। अरे वो तो रीजन है, 1 है नीचे। डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। हमेशा कोई ऐसा रूल नहीं है कि सेम होते हैं। तो ये 240 ये निकल के आया था तुम्हारे पास किस में? यूनिट्स में। ये निकल के आ रहा है 240 रुपीज में। क्लियर? इसकी बी रिक्वायरमेंट है ना, बस वो सीखने वाली है। रिक्वायरमेंट बी रिक्वायरमेंट क्या है? उससे पहले आप थोड़ा सा ऊपर एक लाइन थी जो मैंने पढ़ाई नहीं है आपको। नथु स्वीट
जो है ना, ये हर पैकेट को कितने में खरीदते हैं? 10 में फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, एंड लीड टाइम ऑफ 3 days इज इन्वॉल्व इन इट। लीड टाइम का मतलब, अगर मैं सप्लायर को बोलूं भैया माल भेज दो, तो सप्लायर कम से कम 3 दिन लगाता है। आज अगर सप्लायर को हम बोलते ना सप्लायर माल भेज दे, तो सप्लायर क्या बोलेगा? आज ऑर्डर दिया है तो भाई साहब कम से कम 3 दिन लगेंगे। तो लीड टाइम का बेसिकली मतलब क्या होता है? लीड टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन बाय सप्लायर, हाँ या ना? अच्छा, सप्लायर कितना टाइम लगा रहा है भाई? 3 days लगाता है, ठीक है ना? बस एक नॉर्मल सी बात बताओ, सप्लायर 3 दिन लगाता है, तो जब हम सप्लायर को बोलेंगे ना माल भेज दे, उस समय कम से कम मेरे स्टॉक में कितना होना चाहिए? सारा खत्म होने के बाद बोलेंगे माल भेज दे, 3 दिन क्या मक्खियां मारोगे बैठ के? 3 दिन क्या करोगे? समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? मुद्दा ये होगा कि सप्लायर 3 दिन लगाता है माल भेजने में, तो जब मैं सप्लायर को फोन करूंगा कि भाई माल भेज दे, दैट मोमेंट पर मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक होना चाहिए? कम से कम 3 days का स्टॉक तो गोडाउन में होना चाहिए, कम से कम 3 days का स्टॉक होना चाहिए। तो जब हम सप्लायर को फोन करके बोलते हैं सप्लायर माल भेज दे, 0 होने के बाद तो बोलूंगा ही नहीं, एटलीस्ट इतना तो रखू ना कि जब तक नया वाला माल आएगा तब तक दुकान तो चलती रहे, काम चलता रहे। 0 करने के बाद थोड़ा फोन करूंगा। तो यहां पर आपके पास में कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए? 3 दिन का होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? स्टॉक लेवल व्हेन वी प्लेस अ न्यू ऑर्डर, जब हम नया ऑर्डर प्लेस करते हैं उस समय दुकान में कम से कम कितना स्टॉक होना चाहिए? 3 दिन का होना चाहिए। साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी? 24,000 साल भर की है ना? 3 दिन की ढूंढ सकते हो क्या? साल भर की रिक्वायरमेंट 24,000 है, तो 3 days की ढूंढ सकते हो क्या? कैसे? 24,000 डिवाइड बाय सर 360 या 365। कंफ्यूज मत करो, क्वेश्चन में पढ़ो क्या दे रखा है, कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। नहीं दे रखा क्या? नहीं दे रखा है तो फिर क्या करेंगे? तो 365 पे निकालोगे या 360 पे निकालोगे? तो 365 पे निकालना है या 360 पे निकालना है? तो कुछ नहीं दे रखा है तो आपकी मर्जी है। तो मैं 365 पे निकाल दूं? चलो निकालो 365 पर। अच्छा, अगर इस कंसेप्ट को भूल जाएं, 365 360 को भूल जाएं, तो ये नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। महीने की रिक्वायरमेंट कितनी देर की है? 2000। महीने में तो 30 दिन होते हैं, ये तो हमारे बचपन सिखाया गया। कई बार 31 भी होते हैं, तो हम 28 भी होते हैं। तो हम चाहे तो इस कंसेप्ट को लेके चल लेते हैं कि हाँ 2000 डिवाइड बाय 30। अच्छा एक काम करना, 2000 डिवाइड बाय 30 करना, इंटू 3 करना, 200। चलो वैसे देखना, 24,000 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 3 करना, अप्रॉक्स कितना होता है? 200। तो आप देखोगे ना, वैसे निकालो 1-2 पीस का अंतर आएगा। तो अगर मैं लेके चलता हूं इस तरीके से कि 2000 की रिक्वायरमेंट होती है कितने महीने में? 1 महीने में। तो 1 महीने का मतलब अगर हम 30 दिन लेके चलें तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? 3 दिन का 200 हो जाएगा ना। मतलब कि जब मैं सप्लायर को फोन करूं कि सप्लायर माल भेज दे, तो दैट मोमेंट पर मेरे स्टॉक में कम से कम कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए, हाँ या ना? अब क्वेश्चन पूरा पढ़ें। सेकंड रिक्वायरमेंट, एज्यूम कर लीजिए प्रेजेंट स्टॉक लेवल कितना है? 200 ही है, अभी हमारे पास में 200 पड़े हैं। एंड नो बफर स्टॉक इज कैप्ड। बफर का मतलब सेफ्टी स्टॉक। इस 200 के अलावा सेफ्टी साइड में हमारे पास में होता है ना, कई बार देखा होगा ना आप लोगों ने, थोड़ा सेफ्टी में भी माल पड़ा होता है ताकि बाई चांस सप्लायर 3 दिन में माल नहीं भेजे। हाँ, थोड़ा बहुत हमारे पास एक्स्ट्रा सेफ्टी के पर्पज से और पड़ा है। ये बोलते हैं सेफ्टी कुछ भी नहीं है, 200 का ही हमारे पास में स्टॉक है। तो क्या बोलते हैं? व्हेन शुड नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड। बताइए नया ऑर्डर कब दें? अभी के अभी। सिंगम अभी के अभी। मुद्दा ये हो गया कि हमारे पास में स्टॉक कितना है? 200 का क्वेश्चन में दे रखा है। और जब सप्लायर को माल भेजने के लिए फोन करते हैं उस समय भी स्टॉक में कितना होना चाहिए? 200 होना चाहिए। तो मुझे बताइए क्या वेट करने का टाइम है क्या आपके पास? 1-2 दिन का वेट कर लें, या ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड
इमीडिएटली, तो लिख लेना ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली, अभी के अभी। सिंगम बन गए छोरे हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, सर ये 365 वगैरह से कर सकते हैं। कर लेना। तो भी कितना आएगा वो 198 के आसपास आएगा। तो ठीक है 198 होना चाहिए, और अभी है कितने 200 है, तो इसका मतलब अभी के अभी आपको क्या करना, 2-5 मिनट का वेट कर सकते हैं ना। तो अभी के अभी क्या करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, जो एग्जाम्पल नंबर 9 है ना बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 का जुड़वा ट्विन एग्जाम्पल नंबर 11 है वो, हाँ 100% घर से ही करना है, और ट्विन्स थोड़ा कराऊंगा यहाँ बैठा के। एक क्वेश्चन 10 और कर लो, उसके बाद में कुछ एग्जाम में कुछ और हो तो वैसे कर लेते हैं। अभी बताता हूँ मैं आपको आराम से, इसी चीज को करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये तो समझ में आ गया। एक बात बताओ, आपकी एक महीने की रिक्वायरमेंट कितनी है? 2000। महीने में 30 दिन होते हैं, मतलब तुम्हारी पर डे रिक्वायरमेंट कितनी है? पर डे रिक्वायरमेंट है कितनी? 66.66 यूनिट्स की। ठीक है ना। मान लो लेट तुम्हारे पास में स्टॉक पड़ा है, मान लो 500 पीस का स्टॉक पड़ा है, 500 पीस का मान लेते हैं, अभी तो इसमें 200 था, मान लेते हैं 500 पीस का स्टॉक हो, कितने दिन चल जाएगा? 500 का स्टॉक अगर पड़ा है तो कितने दिन चल जाएगा? तो मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक विल लास्ट फॉर का मतलब समझो ना, अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कि कितने दिन चल जाएगा। 500 डिवाइड बाय 66.66 कितना था? 7.5 डेज। मतलब कि अभी हमारे पास में तकरीबन 7-8 दिन का स्टॉक पड़ा है। तो बताइए क्या इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करें? तो हम अभी 3 डेज का 4 डेज का वेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड आफ्टर 3-4 डेज, क्योंकि 3 दिन लगाता है माल बेचने में, अभी हमारे पास में 7.5 दिन का स्टॉक पड़ा है। यही मान लो क्वेश्चन में दे रखा होता है कि भैया हमारे पास स्टॉक का लेवल कितना है? 100 है, तो कितने दिन चलेगा? तो ये चलेगा तकरीबन कितने दिन? 1.5 डेज। मतलब कि हमारे पास स्टॉक बचा ही कितना है? 1.5 डेज का बचा है, और 3 दिन वो लगाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि वी आर एट पोजिशन ऑफ आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक समझते हो? आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है कि दुकान का माल क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। तो वहां पर तो आपके पास में वहां पर भी एक ही बात होगी, इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा ऑन अर्जेंट बेसिस। 3 डेज तो नॉर्मल टाइम लगता है ना, कई बार आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, एक अर्जेंट बेसिस पे क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो हम ये बोलेंगे अगर ऐसी कंडीशन हो जाती ना क्वेश्चन में कि भैया 100 का स्टॉक है, तो मैं क्या बोलूंगा, स्टॉक विल लास्ट फॉर 1.5 डेज, हेंस वी शुड प्लेस एन इमीडिएट ऑर्डर ऑन अर्जेंट बेसिस। उसको बोलेंगे कि भाई 3 दिन में तू माल भेजता है, हमारे पास तो स्टॉक बचा हुआ कितने दिन का है? 1.5 डेज का, तो फटाफट माल भेज दे। लेकिन सर यहां पर किसकी गलती है? गलती हुई नहीं हुई, आपको तो कम से कम 3 दिन पहले माल मंगवाना चाहिए था। यहां गलती किसकी हुई? कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट की। किसकी गलती हुई? चार्टर्ड अकाउंटेंट की। यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती है कि उसने पहले कंपनी को बताया क्यों नहीं। सो सीए की गलती क्यों है? उसके लिए नेक्स्ट एग्जांपल ना करके पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। आज मान लो एक कंपनी है, उसका डेली यूज मान लो 500 पीस है। डेली यूज कितना है? 500 पीस का डेली यूज है रॉ मटेरियल का। 500 केजी मान लो, 500 केजी का आपका डेली यूज है। सप्लायर बोलता है कि भैया जब भी माल चाहिए 10 दिन पहले बता देना। तो एटलीस्ट 10 डेज की बात कर रहा है वो। इसका मतलब कम से कम जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, हमारे पास कितना होना चाहिए? 5000 होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की भाषा में
ऑर्डर लेवल क्या बोलते हैं? री ऑर्डर लेवल का मतलब होता है जब आप नया माल मंगवाने के लिए क्या करते हो, ऑर्डर देते हो, दैट मूवमेंट पर गोडाउन का स्टॉक कम से कम कितना होना चाहिए? 5000 होना चाहिए, क्योंकि 10 डेज आपको लगता है डेली का आपका 500 का कंजम्पशन है, तो जब सप्लायर को फोन करेंगे माल भेज दे, कम से कम 5000 तो हो दुकान के अंदर। तो ये मेरा री ऑर्डर लेवल कितना निकल के आया एग्जाम्पल के हिसाब से? 5000। अभी मैं लास्ट एग्जाम्पल में आपको बताया कि अभी 1.5 डेज ही तुम्हारा स्टॉक बचा हुआ है और 3 दिन वो लगाएगा। गलती किसकी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की। तो गलती चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैसे है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी में क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है? फॉर्मेट। जब भी कंपनी के गोडाउन में माल आता है, जब भी कंपनी के गोडाउन में क्या आता है? माल आता है। और जब भी कंपनी के गोडाउन से माल जाता है, जिसको बोलते हैं स्टोर डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? स्टोर। तुम मान लो मैं स्टोर संभालता हूँ, माल आ रहा है स्टोर में आ रहा है, जा रहा है तो भी कहाँ से जा रहा है? मतलब जिस भी डिपार्टमेंट को माल चाहिएगा वो कहाँ से लेके जाएगा? स्टोर से लेके जाएगा। तो स्टोर वाले क्या करते हैं? अपने पास में एक फॉर्म मेंटेन करते हैं। इस फॉर्म में लिखा होता है कि भैया ओपनिंग कितना है, इन कितना है, आउट कितना है और बैलेंस कितना है। मान लो अभी आपके पास पड़े हैं 10,000। स्टोर कौन संभालते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो तो नॉर्मल लेबर संभालते हैं, नॉर्मल स्टाफ संभाल लेते हैं। अभी उसके पास में 10,000 पड़े हैं। नया ट्रक आया, क्या आया? एक ट्रक आया, उस ट्रक में 7,000 पीस हो रहा है, 7,000 पीस हो रहा है। तो आपने कहा कि 10,000 थे, वो क्या एंट्री करेगा? 7,000 आगे गए तो कुछ है नहीं, कितना हो गया? 17,000 हो गया। ये एक लीफ, एक पेपर बनेगा, पेपर बन के वो क्या करता है? फाइल में लगा देता है। कहाँ लगा देता है? फाइल में। थोड़ी सी पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, आजकल तो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। फिर भी स्टोर के जो काम होते हैं ना, नॉर्मली ऐसे टेक्निकल लोग नहीं संभालते हैं, वो नॉर्मली फिजिकल में ही मेंटेन होते हैं। तो उसने लीफ लगा दी, फाइल में लगा दी। अब उसके पास में कोई बंदा आ गया, कंपनी का बंदा आ गया माल मांगने के लिए। क्यों मांगना है? प्रोडक्शन में चाहिएगा। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां पर प्लांट लगे होते हैं, जहां पर क्या चल रहा होता है? काम चल रहा होता है, तो वो आएगा वहां से प्लांट से कि भाई साहब रॉ मटेरियल दो, ले जाना है फैक्ट्री में। तो मान लो कि वो 2,000 लेके जा रहा है, तो ये बंदा क्या करेगा? दोबारा से एक नया लीफ बनाएगा। क्या बनाएगा? नया लीफ बनाएगा। अब इसके हिसाब से ओपनिंग कितना है? 17,000। आ कुछ रहा नहीं है। अब यहां से क्या हो रहा है? जा रहा है कितना? 2,000। कितना हो गया बैलेंस? 15,000। ठीक है, लीफ बना, माल दे दिया, वो लीफ वापस कहां लगा दिया? फाइल में लगा दिया। ऐसे प्रिंटेड बहुत पड़े होते हैं। फिर कंपनी का ही एक प्लांट से बंदा आ गया कि 9,000 दो। कितने दो? अब ओपनिंग कितना? 15,000। 9,000 गया, कितना हो गया? 6,000। अब जो ये बंदा है ना, वो इस चीज को बार बार देखता रहेगा। क्यों देखेगा? वो बोलेगा कि हाँ 6 हो गए, मतलब कि 5 पे देना होता है ऑर्डर। जैसे यहां कितने हो गए? 6 हो गए, अभी 6 है, तो वो देख लेगा कि हाँ हम लोग तकरीबन कहाँ आ चुके हैं? इस लेवल पर आ चुके हैं। तो वो हाथों हाथ किसको बोलेगा? अपने सीनियर को कि सर ऑर्डर दे दो, स्टॉक खत्म होने वाला है। तो ये कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है कि कंपनी का री ऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए ऑन एन एवरेज, उसको पहले से वो क्या करते हैं? इस लीफ पर प्रिंट करवा देते हैं, ताकि वहां का जो अकाउंटेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है? अकाउंटेंट क्या, वहां का जो स्टोर कीपर होता है ना, स्टोर कीपर, वो देखता रहता है कि हाँ जैसे ही इसके आसपास आएगा ना, हम सप्लायर को क्या कर देंगे? फोन कर देंगे कि हाँ माल भेज दे। ये चलता रहेगा। ऐसे ही बार बार क्या होता है? रोटेशन घूमता रहता है। तो ये पहले से प्री प्रिंटेड होते हैं। इसको बोलते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बिन कार्ड। क्या बोलते हैं? ये जो लीफ है ना, इसको बोलते हैं बिन कार्ड। इस बिन कार्ड में हाफ पोर्शन कुछ प्रिंट होगा। इस बिन कार्ड के अंदर ऊपर EOQ भी लिखा होगा। मतलब क्या EOQ का? अब वो बोलेगा ना साहब को, साहब माल मंगवा दो। साहब पूछेंगे कितना मंगवाना है, तो वो क्या बोलेगा? 20,000 मंगवाना है। कितना मंगवाना है? 20। क्योंकि हमारा EOQ कितना है? क्योंकि हम 2020 माल मंगवाएंगे, तो हमारा EOQ कितना है? 20,000 है। तो उसको ये ध्यान लग गया कि हाँ 20,000 मंगवाना है, और वो भी कब मंगवाना है? जब स्टॉक का लेवल कितना आ जाए? अराउंड 5,000 आ जाए। तो इसलिए मैंने बोला कि कम हो गया, जिसका मतलब गलती किसकी है? उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट की है कि उसने प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम बना के नहीं दिया। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो वहां ये सिस्टम मेंटेन होता है।
और आजकल का जो ज़माना है ना वो बच्चों, वो तो कंप्यूटराइज्ड है। इस कंप्यूटराइज्ड ज़माने में क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। हालांकि वो चीज़ें आपको, आप जब EISM पढ़ोगे ना तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। आजकल क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनी आपको मिलेगी वहां पर आपको जो सॉफ्टवेयर लगा मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, SAP ये। और ये सॉफ्टवेयर पायरेटेड तो होता ही नहीं है। हम तो क्या करते हैं, पायरेटेड डाउनलोड कर लेते हैं। ये पायरेटेड चलता ही नहीं है। इस सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट बता रहा हूं मैं आपको, कॉस्ट जितनी कंपनियों में मैंने देखा है, जितनी 3-4 कंपनियों में मैंने देखा है, इसकी कॉस्ट इतनी है 1 CR केवल इंस्टॉलेशन की। 1 करोड़ की कॉस्ट केवल किसकी है, इंस्टॉलेशन की है। आपने टैली चलाया, टैली एक्सेल वर्ड। टैली एक्सेल वर्ड में तो क्या होता है, ऊपर लिखा होता है। अगर मान लो कोई चीज आपको आती नहीं है तो ऊपर आप क्या कर सकते हो, देख देख के ढूंढ सकते हो। इसमें कुछ लिखा ही नहीं होता। पूरा का पूरा ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपके पास में हेल्प मेन्यू नहीं होता। आपको कुछ चीज ढूंढनी हो ना, मिलेगी नहीं, आपको याद करनी पड़ती है सारी। इसके लिए कंपनी क्या करती है, जो कंपनी सैप आपको लगवा के दे रही है ना ऑफिस में, जो 1 करोड़ आपसे इंस्टॉलेशन के ले रही है, वो साथ साथ क्या करते हैं, 1 साल के लिए अपने यहां से स्टाफ और भेजते हैं ताकि आपके जितने भी स्टाफ है ना उनको क्या कर सके, ट्रेंड कर सके। और ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में आपको पता है आए दिन प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई एरर। तो बकायदा कंपनी 2-3 बंदों की टीम बैठाती है जिसको हम बोलते हैं टेक्नीशियन। वो बकायदा इस सॉफ्टवेयर को लगातार क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसमें कस्टमाइजेशन होता है। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कस्टमाइजेशन नहीं होता, जैसा है वैसा ही आपको लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये कस्टमाइजेशन होता है। कस्टमाइजेशन का मतलब मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने जिस कंपनी में मैं था, मुंबई के अंदर, विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड मुंबई के अंदर था, वहां पर मुझे पता है कि 1 करोड़ की इंस्टॉलेशन उन्होंने पे की थी और 2.5 CR उन्होंने दिए थे। किस बात के, 1 साल के लिए दिए थे कि 1 साल तक आपकी टीम यहाँ पर बैठेगी और हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है ना उनको क्या करेगी, असिस्ट करेगी। तो तकरीबन देख लो इंस्टॉलेशन फीस कितनी है, 3.5 करोड़। अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि इस सॉफ्टवेयर से जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं ना, उनके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आपका बिजनेस का स्टॉक रीऑर्डर लेवल पे आएगा, जैसे ही आपके बिजनेस का स्टॉक कहां आएगा, रीऑर्डर लेवल पे आएगा ना, ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आपको देखना भी नहीं है कि कितना है, कितना चल रहा है, सब कुछ क्या होता है आपस में होते हैं नॉर्मली। सैप नहीं होगा ना तो भी कोई ना कोई उसके पास में क्या होगा, ERP बेस दूसरा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा। आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन देखेंगे ना, छोटों की बात ही नहीं करता, छोटे लोगों से कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होगी ना, सैप नहीं होगा ना तो भी कोई ना कोई दूसरा ERP बेस मॉड्यूल जरूर होगा। टैली 9 सुना है, टैली 9 ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। वर्ड समझते हो, एंटरप्राइज रिसोर्स मटेरियल प्लानिंग, ये ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका मेन टारगेट ही क्या होता है, आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर को दूसरे के बिजनेस सॉफ्टवेयर से क्या कर देना, कनेक्ट। ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे ही कहां पहुंचोगे आप, वही 5000 के लेवल पहुंचोगे ना, अपना ऑर्डर चला जाएगा। मैनुअल में तो फिर भी क्या होता है, हम भूल जाए, लेकिन उसमें कनेक्टेड होता है। जैसे आप देखना हो ना, आपने अमेजोन को ऑर्डर दिया ऑनलाइन बैठे बैठे, अमेजोन खुद थोड़ा ना भेजता है। अमेजोन क्या करता है, वो ऑर्डर किसको प्लेस करता है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं। तो अमेजोन का सॉफ्टवेयर सप्लायर के सॉफ्टवेयर से क्या होता है, कनेक्टेड। वहां ऑर्डर जाएगा, वहां से ऑटोमेटिक ऑर्डर आगे चला जाएगा। ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। और आजकल थोड़ा जमाना किस चीज का है, इस चीज का। पहले के टाइम में क्या था कि आपने मान लो किसी को चेक दिया, वो क्या करता था, चेक लेके जाता अपने बैंक में, वो बैंक अपने स्टाफ को भेज के वो चेक कहाँ भेजती थी, दूसरे बैंक में। आजकल थोड़ा करते हैं, आजकल तो स्कैनर होते हैं, स्कैन किया, उसकी ऑटोमेटिक फाइल जनरेट होगी, कहाँ चली जाएगी, जिसकी बैंक से ड्रॉ हुआ है वहाँ चली जाएगी, वहाँ से ऑटोमेटिक पैसा विड्रॉ होकर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सब कुछ ही क्या हो चुका है, कंप्यूटराइज। क्लियर, आ जाओ। अब आ जाओ तुम फटाफट किस पे, एग्जाम्पल नंबर 10 पर। अभी तुम थोड़ा अपडेटेड हो गया, टैली को जानते हो, टैली वैली। अभी नई टैली आई है, टैली प्राइम। सुना है क्या टैली प्राइम के बारे में? टैली का एक नया सॉफ्टवेयर है, टैली प्राइम। वो बहुत एडवांस्ड है पहले के कंपैरिजन में। अगर कोई यूज करता है, चला के देखना, ध्यान लगेगा।
एग्जाम्पल नंबर 10 पे आइए। चार्ली पंप कंपनी जो है वो 75,000 जो वल्व है पर ईयर क्या करती है, यूज करती है, और 6250 पर मंथ का उनका क्या रहता है, यूज रहता है। तो हम हमेशा ही मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा, इवनली होगा, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए क्या बन रही है, प्लानिंग, सब कुछ होगा वो कैसे होगा, इवनली चलेगा। वल्व की जो कॉस्ट है बच्चों वो कितनी है, 1.5, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है बच्चों इसकी, 20%। सीधे रखा 20% किसका होता है, परचेज प्राइस का। सर इसने तो लिखा ना एवरेज इन्वेंट्री का, कंप्यूट तो एवरेज पे ही करते हैं, लेकिन 20% को जब रुपीज में कन्वर्ट करोगे ना, तो रुपीज में किस पे कन्वर्ट होता है बच्चों, ये प्राइस पे। प्राइस कितनी में लाल, 1.5 कितनी हो जाएगी, 0.3 आगे। और इसके अलावा ऑर्डर कॉस्ट दे रखी है बच्चों कितना, 18। निकालो EOQ इसका, √2AO डिवाइड बाय C। देखो EOQ कितना निकल के आता है, बोलो 3000। और साथ में निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, साल भर में कितना मंगवाना है, 75,000, और एक बार में कितना है, 3000। तो 75,000 डिवाइड बाय 3000 मतलब कि 25 ऑर्डर जाएंगे पर एनम। साल भर में ऑर्डर कितने हैं, 25। आप चाहो तो डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 360 में भाग देके ये बता सकते हो कि एक ऑर्डर के बाद जब नया ऑर्डर जाएगा दोनों के बीच में टाइम गैप कितना होगा। और रीऑर्डर लेवल इसको छोड़ दो, क्योंकि हम लोग मंडे से टॉपिक स्टार्ट ये करने वाले हैं, कौन सा वाला, रीऑर्डर लेवल, जो मैंने आपको थोड़ा बताया ना, थोड़ा बहुत इसी का डिटेल में आने वाला है, रीऑर्डर लेवल। इसका थर्ड पॉइंट दोबारा देख लो क्या कह रहा है। ये बोलता है कि अगर वल्व की कॉस्ट कितनी होती, 4.5 होती, तो क्या होता। अरे भाई इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या, तो ये कितनी हो जाती है, 4.5 का 20% कितनी होती है, 0.9। दोबारा निकाल लेंगे, पागल समझ रखा है इसने, हो गया। अच्छा अब इसमें तो मेन तो अब तो EOQ आने वाला है, वो सॉरी रीऑर्डर लेवल आने वाला है, EOQ तो हो गया। हाँ जी, एक दो एग्जाम्पल करने थे पहले मुझे। एग्जाम्पल नंबर बच्चों 18 पे आना, एग्जाम्पल नंबर 18। अब 18 के जो पैटर्न के क्वेश्चन है ना, उनमें क्या आने वाला है पहले वो समझ लो। हमने अभी तक निकाला EOQ, और आपको पता है कि EOQ पर आपकी टोटल कॉस्ट क्या होती है, कम से लीस्ट होती है। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो मान लेते हैं 1 लाख यूनिट है, रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 लाख यूनिट है। मैंने EOQ निकाला, वो आ रहा है 5000, मतलब कि मैं तो एक बार में कितना खरीदूंगा, 5000। सप्लायर बोलते हैं पागल हो गया है क्या यार, 5-5 हज़ार करते करते तो मतलब साल में 20 बार मांगेगा, हर 20 दिन बाद में बोलेगा माल भेज दे। वो बोलते हैं ऐसे मत कर यार, तू साल में 10 ऑर्डर दे दे, 5 दे दे, 4 दे दे। मतलब ना, मैं तो किसके हिसाब से मंगाऊंगा, EOQ के हिसाब से। वो बोलता है नहीं यार ऐसे मत कर यार, तू 4 ऑर्डर प्लेस कर दे, 5 ऑर्डर प्लेस कर दे। मैंने बोला मैं तो नहीं करता। वो बोलता चल मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा 2% का, अब तो मंगवा ले। सप्लाई क्या दे रहा है आपको, 2% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मंगवा लोगे क्या, चेक करेंगे कि अगर टोटल कॉस्ट कम हो जाती है EOQ के कंपेरिजन में तब तो मंगवा लेंगे, वरना नहीं मंगवाएंगे। इसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन हैं। आओ एग्जाम्पल नंबर 18 के बाद में एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में कुछ नया कंसेप्ट करेंगे मंडे से। हाँ जी 18 में दे रखा है यार भाई साहब आपकी जो KL लिमिटेड प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट M। KL क्या करता है, प्रोडक्ट M बनाता है जिसकी क्वार्टरली डिमांड कितनी है, 8000। मतलब साल की कितनी हो जाएगी, हैं पक्का पाप लगेगा, पाप। ढंग से पढ़ो क्या दे रखा है, KL लिमिटेड प्रोड्यूसर्स प्रोडक्ट M। ये प्रोडक्ट M बनाते हैं, आप क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट M क्या है, फिनिश गुड्स। और A का मतलब क्या था मेरे लाल, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ
रॉ मटेरियल। देखो फॉर्मूले का केवल एक वर्ड आपसे याद नहीं हो रहा। ए का मतलब होता ही क्या है? एनुअल परचेज मटेरियल कॉस्टिंग। परचेज करना है रॉ मटेरियल। टेंडर किसके लिए निकालना है? तो रॉ मटेरियल बताओ ना कितना है यार। एनुअल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल कितनी है? 8000 तो इंटू 4 इंटू ये देखो प्रोडक्ट रिक्वायर 3 kg क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स फॉर एवरी फिनिश यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। 3 चाहिए होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 96,000। ओ क्या है बच्चा? ऑर्डर कॉस्ट कितनी है? 1000 रुपीज। और कैरिंग कॉस्ट कितना है? 15%। ओह सर एवरेज पे निकालना है इन्वेंटरी पर। होता तो प्राइस का है ना, रुपीस में तो कन्वर्ट करो 15% को। रुपीस में कितना हो जाएगा? 20 का 3 निकालो ईओ क्यू। कितना हजार? 8,000 कौन बोलता है? 8,000 उसके वो डॉट नहीं होता, बिंदी नहीं होती। 2 इंटू 96,000 इंटू 1000 डिवाइड बाय। क्लियर? ये आ गया ईओ क्यू। ये तो सिंपल था, आगे भी सिंपल है, बस एक पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा अजीब लगेगा। सेकंड रिक्वायरमेंट बोलते हैं कि सप्लायर बोलते हैं कि भाई 2% डिस्काउंट ले ले। क्या चिक चिक करके माल बेच रहा है, ऐसे मंगवा रहा है। 8,000 96,000 की रिक्वायरमेंट है, तो 8,000 मंगवाएगा, पता है साल में 20-25 बार मंगवाएगा। इससे अच्छा क्या कर, तू अपनी रिक्वायरमेंट को कैसे मंगवा ले? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मंगवा ले, मतलब कि 24,000 करके मंगवा ले। वो बोलते हैं मैं तेरे को 2% का डिस्काउंट दूंगा, ऐसे मंगवा ले। तो बताओ मंगवाएंगे नहीं मंगवाएंगे? हम देख लेते हैं कि अगर कॉस्ट कम होती है तो मंगवा लेंगे, वरना नहीं मंगवाएंगे। तो मैं एक काम करूंगा, मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। कहाँ कहाँ निकालना है? एक निकालना है किस पर? ईओक्यू पर। एक निकालना है ऑफर पर। किस पर? ऑफर पर। बताइए फर्स्ट यहां निकालता है। पीसी कितना? 96,000 कितने में? 20 रुपए में। लेकिन ऑफर की बात मान लेते हैं तो 96,000 आपको कितने में पड़ेगा? क्वेश्चन में बोला है वो आपको 2% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है ना। तो 2% कितना होता है? 20 का 2% 0.4, मतलब कि जो आपको प्राइस पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी? 19.6। दूसरा ऑर्डर कॉस्ट, बताना ऑर्डर कितने हो जाएंगे? ऑर्डर 96,000 डिवाइड बाय कितना? अच्छा समझ बात? यहां मत निकाल, कैसे निकाल लो बोली? 96,000 डिवाइड बाय 8,000, ये कितना हो गया? 12। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1000 से। कितना? यहां कितना होगा? यहां तो बोलता है 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा ले, तो वहां ऑर्डर कितने होंगे? 4 ही होंगे। मल्टीप्लाई बाय कितने से? 1000 से। और तीसरा स्टोरेज कॉस्ट कितना? अगर यहां ईओक्यू की बात करते हैं तो हम लोग 8,000 मंगवाएंगे, तो हमारा एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? 8,000 का एवरेज मल्टीप्लाई बाय 3। और यहां देखो कितना हो जाएगा? 4 इंस्टॉलमेंट मंगवा देना। 4। तो मेरे को लिखना तो दे, लिखने के बाद डाउट पूछना, लिखने तो दे। कितना एक्साइटेड है तू भाई, इतना तो मैं भी नहीं था। उस साइड होगा, समझ गए तेरी बात? दिमाग बहुत तेज भाग रहा है तेरा। लिखने तो दे मुझे, कम से कम बच्चों के मन में गलत लिखूंगा तो बच्चे बोलेंगे तो अच्छा लगता है। तो पहले ही स्टार्ट हो गया। बता देता हूँ भाई इसने क्या कहा। इसने कहा सर यहाँ तो 3 आया था। क्यों 3 आया था? क्योंकि प्राइस कितनी थी आपके पास में? 20 थी, तो 20 का 15% 3 होता है। सर वहाँ 3 थोड़ा आएगा, वहाँ 3 नहीं आएगा। वहाँ नॉर्मल सी बात है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 15% प्राइस की है। इसमें प्राइस कम हो गई, जब प्राइस कम हो जाएगी तो इंश्योरेंस भी कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी तो लोन कम हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 19.6 का कितना होगा? 15%। अब जोड़ लेना,
टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है, हाँ कम हो जाती है, तो नीचे लिख देंगे वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज देयर इज ए सेविंग ऑफ रुपीज। सेविंग का मतलब यहां से यहां पे क्या निकाल लेना, सेविंग निकाल लेना कि कितनी बचत हो रही है। अगर बचत हो रही है तो हम क्या लिख देंगे, वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज देयर इज ए सेविंग ऑफ रुपीज। अगर मान लो यहां की कंपेरिजन यहां कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, वी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर बिकॉज देयर इज ए एक्सेस कॉस्ट ऑफ रुपीज। समझ रहे बात, चलो अच्छी बात है। और एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं आज का। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 19। आंसर मत देखना कमीनो, क्वेश्चन सॉल्व करना है और लिखने दिया करो, पहले दूसरों को गलत करने दिया करो। क्या सोच रहा था, उधर ही करने लग गया था क्या? EOQ पे तो कितनी आएगा, 3 आएगा ना, वहां आएगा। यही है, देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर्मेट, नो डेबिट क्रेडिट रूल, जस्ट प्रेजेंटेशन, यही है। आप पूरा लिख देना बस, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और बाकी ये कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, EOQ और ऑफर। इसको मैं इस प्रेजेंटेशन को मैं और चेंज कर सकता हूं, लेकिन कुछ मतलब नहीं है उससे। हाँ जी, ये तो क्या पढ़ी, एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या दे रखा है भाई, जेपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ स्पेशल प्रोडक्ट, जिसके लिए इन्होंने EOQ पॉलिसी को क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। अच्छी बात है। कंपोनेंट की डिटेल दे रखी है, परचेज प्राइस है 200 रुपए, ऑर्डर कॉस्ट कितना है मैं लाल, ऑर्डर कॉस्ट है कितना तुम्हारे पास में 100, कैरिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैरिंग एंड ऑर्डरिंग क्या है, ये सम दे रखा है, सम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट, कहां का, EOQ का। EOQ के लेवल पर जो तुम्हारा सम आ रहा है किसका, ऑर्डर कॉस्ट का और स्टोरेज कॉस्ट का। EOQ के लेवल पर जो सम आ रहा है किसका, ऑर्डर कॉस्ट का और स्टोरेज कॉस्ट का, वो कितना दे रखा है बच्चों, 4000 रुपए दे रखा है। पहले EOQ निकालो कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन नहीं है क्या, कैसे निकालोगे, कैसे, सम ऑफ ऑर्डर कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट का फॉर्मूला यहां पुट करके निकाल लो। ये कितना है सम, 4000 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए, नहीं पता तो ए को ए छोड़ दो, ओ कितना है और सी कितना है 20। सॉल्व करो 4000, अच्छा रूट हटाएंगे ना, रूट आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा दी, क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 4000 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू ये कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 4000 ए, तो इधर बटा में आ जाएगा, ए कितना हो जाएगा 4000। अब तो EOQ निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंप्यूट EOQ, तो EOQ में इस बार इन्होंने क्या किया, वो सम दे दिया, ए दिया नहीं, तो हमने पहले ए ढूंढा, अब EOQ निकालो। हाँ जी, EOQ निकाला, फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी मेरी EOQ, तो √2। अब देखो बस ये ध्यान रखना एग्जाम में जो एब्रीवेटिव हमने यूज किए हैं ना, उनका मतलब बता देना यार, ऐसे मत करना 2AO/C। एब्रीवेटिव को नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि ए का मतलब क्या है, लिख लेना। कितना आ रहा है भाई
200। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? ये बोलता है कि आपको डिस्काउंट ऑफर दिया गया है कि 2% डिस्काउंट देंगे, लेकिन शर्त क्या है? एक बार में कितना खरीदना पड़ेगा? 2000। तो चेक करें, बताइए एक्सेप्ट करना है नहीं करना है? तो मैंने लिखा है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। एक निकाला मैंने EOQ पर, एक निकाला एट ऑफर। बताइए फर्स्ट परचेज कॉस्ट कितनी आएगी? वो तो 4000, 4000 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना होता है भाई? 8 लाख। ऑफर किस चीज का है? 2% का डिस्काउंट देंगे, तो 2% के हिसाब से रेट कितनी होगी? 196। तो यहां कितना हो जाएगा? 4000 मल्टीप्लाई बाय 196, 7 लाख। ऑर्डर कॉस्ट बताओ, ऑर्डर कितने होंगे? 4000 डिवाइड बाय 200, क्योंकि ये 200 है ना। ऑर्डर कितने हो गए? 20 मल्टीप्लाई बाय एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी बेटा? 100। मर्जी है, मना नहीं है, ये जा सही है। स्टोरेज कॉस्ट बोलो। वैसे तो आप लिख सकते हो कि गिवन है, वैसे लिखते हैं गिवन है, दे रखा है, लिख देता मेरा, कोई दिक्कत नहीं। स्टोरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? 200 बाय 2 इंटू कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 2000। ये हो गया कितना? 8 लाख। यहां निकालो, डिवाइड बाय 2000। 2 ही ऑर्डर होंगे, 100 के हिसाब से कितना हुआ? 200। और यहां कितना हो जाएगा? 2000 बट्टा 2 मल्टीप्लाई बाय, अरे नहीं रे यार, मल्टीप्लाई बाय 20। अरे 20 बोल तो दिया। तो क्वेश्चन के ब्रैकेट में पढ़ो, ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि एज्यूम करना है कि जो कैरिंग कॉस्ट है ना, वो प्राइस के चेंज होने पर बदल नहीं रही है, इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पर? 20 ले लिया। समझ गए बात? अब इसी का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? ठीक आने से क्या होता है? अभी बताओ यहाँ कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल मिला के? ये कितना आ रहा है? ये कितना आ गया टोटल मिला के? क्या कर दूंगा? रिजेक्ट होगा भैया। 200 रुपये बढ़े चाहे 5 बढ़े, हम तो रिजेक्ट करेंगे। नहीं लेना ना, बोल ही दिया बेचारे ने, क्वेश्चन की बात तो माननी पड़ेगी ना। क्वेश्चन में वो लिखा नहीं होता तो मैं कर देता तुम्हारा 19.6 के हिसाब से, बोला है साफ साफ क्वेश्चन में। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है मेरे लाल? वो बोलता है सारा सारा खरीद ले एक साथ में ही, सारा सारा एक साथ खरीद ले, हम तुझे 5% डिस्काउंट देंगे। तो चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ ऑल क्वांटिटी इज परचेज्ड इन ए सिंगल ऑर्डर। पीसी कितना आएगा? 4000 मल्टीप्लाई बाय 190 कितना हो जाए? ओसी कितना हो जाएगा भाई? एक ही ऑर्डर है यहाँ पर, तो कितने रुपए केवल? स्टोरेज कॉस्ट 4000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, समझ गए ना 20 क्यों किया है? क्योंकि इसने बोला हुआ है, एज्यूम करके बोला हुआ है कि ये बदलनी नहीं है। ये क्या कर लेंगे? बताइए। हाँ जी बताइए, बात समझ आ गई? तो डिस्काउंट के जो कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होगा ना, वो है तुम्हारा री ऑर्डर। या मैं सोचने वाला था ऐसा डाउट आएगा। इसने सही डाउट पूछा है कि सर ये जो एजम्पशन वाली बात दे रखी है ना, वो तो सेकंड पॉइंट पे थर्ड पे क्यों लगाई? वो इसलिए लगाई क्योंकि ICAI ने जब ये एग्जाम में पेपर दिया था ना, तो उन्होंने एक्चुअली ये वाला पॉइंट ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था, एजम्पशन वाली बात है ना ऊपर लिखी हुई थी, इसलिए लगाई। वैसे
वैसे ये एजम्पशन एक्चुअली सेकंड पॉइंट के साथ की नहीं है, ये एजम्पशन तो क्लियरली बोलती है कि स्टोरेज कॉस्ट बदल दी है कि नहीं। ऐसे नहीं है कि स्पेशली सेकंड पॉइंट के लिए, ये तो क्लियर कर रहा है कि स्टोरेज कॉस्ट चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, चलो आज क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।